हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी विद अनुषा गर्ग एंड आज हम लोग करेंगे एरा वन पार्टी डोमिनेंस चैप्टर 2 बुक 2 ऑफ पॉल साइंस क्लास 12 इंडियन पॉलिटिक्स। तो एरा वन पार्टी डोमिनेंस कैसे हुआ, कब हुआ, क्या था एंड लीडर्स कौन कौन से थे, ये सब इस चैप्टर में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। तो पहले मैं आप लोग को एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जो इलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है डेमोक्रेसी का। One of the regular features of democracy, it is a contest among political parties for getting public votes. लोगों के वोट्स लेने का एक तरीका और देखने का कि कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा फेवर्ड है। Political parties perform a series of functions such as contesting elections, putting forward different policies and programs, making laws for the country, forming and running, laws for the country, for the government. And the electoral competition among political parties began immediately after independence. तो जो इलेक्टोरल कंपटीशन है, ये पार्टीज़ का इलेक्शन एंड ऑल, इलेक्टोरल मतलब इलेक्शंस एंड ऑल, ये इंडिपेंडेंस के बाद हुआ। ये इंडिपेंडेंस हमें मिली एंड इसके बाद सीधा हम लोग ने इलेक्शंस शुरू कर दिए क्योंकि बहुत सारी पार्टीज़ थी। तो सबका एक वे था, जैसे बोला, पुटिंग फॉरवर्ड देयर पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स दिखाने के लिए लोगों को, ठीक है। एंड दिस चैप्टर थ्रोज लाइट कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो फर्स्ट हम इसमें पढ़ते हैं क्या क्या हुआ। इसमें पहले हुआ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। मतलब सबसे पहले एक इस्टेब्लिशमेंट हुई ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। उसके बाद द डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन द अर्ली ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। एंड तीसरा द इमर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन द पॉलिसीज़। तो हम इसमें तीन चीज़ें भी पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट हमारा कि क्या थी इस्टेब्लिशमेंट, इलेक्शन इस्टेब्लिशमेंट। उसके बाद सेकेंड हम पढ़ने वाले हैं रोल ऑफ कांग्रेस। एंड थर्ड हम लोग जो चीज़ इसमें पढ़ने वाले हैं वो है पॉलिटिकल पार्टीज, जिसके ऊपर ये चैप्टर बेस्ड है। तो इलेक्शन कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1915 with Sukumar Sen as the first chief election commissioner. तो जो इलेक्शन कमीशन इस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में, इट वॉज इस्टेब्लिश इन इंडिया इन 1950 विद सुकुमार सेन। ना आप मार्क कर ले, सुकुमार सेन जो थे बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। द कंट्रीज फर्स्ट जनरल इलेक्शंस वर एक्सपेक्टेड सम टाइम इन 1950 इटसेल्फ। तो जैसे जैसे ही हुआ कमिंग, उसमें पता चल गया कि जो कंट्री के फर्स्ट इलेक्शंस होने वाले हैं, फर्स्ट जनरल इलेक्शंस, वो होंगे 1950 में इटसेल्फ, ठीक है। उसके बाद हमारा इलेक्शन हुआ सक्सेसफुल, 1952 इलेक्शन हुआ। डिस्पाइट चैलेंजेस लाइक इंडियाज़ वास्ट एंड वास्ट साइज एंड लो लिटरेसी रेट, द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस वाज सक्सेसफुली कंडक्टेड इन 1952, जिसमें कौन जीता? ऑब्वियसली कांग्रेस। एंड क्यों जीता भी हम सब पढ़ने वाले हैं। तो कांग्रेस जीता, कांग्रेस इमर्ज्ड एज द विनर। तो कांग्रेस की डोमिनेंस आ गई। ये चैप्टर ही है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, जिसमें हम जिस पार्टी के बारे में बात करने वाले हैं वो है कांग्रेस, क्योंकि उस टाइम पे सबसे प्रोमिनेंट पार्टी कांग्रेस ही थी। द कांग्रेस पार्टी डोमिनेटेड the first general elections with charismatic leaders like Jawaharlal Nehru, C. Rajagopalachari and Vallabhbhai Patel. तो ये सब था कि कांग्रेस ने ही डोमिनेट करा क्योंकि वो जीता था। एंड उसमें बहुत सारे कैरिस्मेटिक लीडर्स थे, जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, तो आप देख सकते हैं कैसे कांग्रेस का एकदम से वो डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ गया। फिर डाइवर्स कोएलिशन का मतलब होता है अ गवर्नमेंट फॉर्म बाय टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज़। कोएलिशन मतलब जब कोई पार्टी फॉर्म होती है, गवर्नमेंट फॉर्म होती है विद टू और मोर डिफरेंट पार्टीज़, ये जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई है कोएलिशन होती है। तो कांग्रेस वॉज अ सक्सेस वॉज एट्रीब्यूटेड टू इट्स डाइवर्स एंड सोशल कोएलिशन रिप्रेजेंटिंग वेरियस क्लासेस, कास्ट, रिलीजन्स एंड लैंग्वेजेस। तो इम्पॉर्टेंट है कि जो कांग्रेस था उसमें वेरियस रिलीजन्स, लैंग्वेजेस, क्लास सब रिप्रेजेंट हो रहा था। क्योंकि जो कांग्रेस थी, अभी आप पढ़ेंगे, इट वाज अ रेनबो लाइक स्ट्रक्चर, इट वाज गिविंग इंपॉर्टेंस टू एवरीवन, किसी भी ना किसी को, लाइक हर क्लास को, हर लोगों को, चाहे वो पुअर है, रिच है, कोई भी लैंग्वेज बोलते, कोई भी रिलीजन है, कोई भी कास्ट है, सबको एक जस्टिस आप कह लीजिए मिल रहा था कांग्रेस में। तो कांग्रेस वॉज अ वेरी नाइस पार्टी, जैसा लोगों ने बोला। फिर आता है हमारा टॉलरेटेड फैक्शंस।
जो फैक्शंस होते हैं वो है ग्रुप्स इनसाइड अ पार्टी, ग्रुप्स फॉर्म्ड इनसाइड अ पार्टी, अ स्मॉल ग्रुप विद इन अ लार्ज ग्रुप। तो मतलब टॉलरेटेड फैक्शंस मतलब जो ग्रुप्स फॉर्म हुए थे। द कांग्रेस पार्टी टॉलरेटेड एंड इवन encouraged फैक्शन विद इन इट्स रैंक्स वेदर बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी और पर्सनल एम्बिशंस। तो बेसिकली कांग्रेस ने टॉलरेट करा अगर ग्रुप के अंदर, कांग्रेस के अंदर पार्टीज़ ने वो बनाया, ग्रुप्स बनाए, फैक्शंस बनाए कि जैसे सपोज कर लीजिए ये ग्रुप है एंड इसके अंदर 2-3 लोग कह रहे हैं कि हमारी आइडियोलॉजी है और 2-3 कह रहे हैं, जैसे एक ग्रुप है आपका, इसमें 6 लोग हैं, तो 3 कह रहे हैं कि हम ये फॉलो करते हैं, 3 कह रहे हैं हम ये फॉलो करते हैं, तो उसके अंदर भी एक ग्रुप बन गया। तो इसे कहते हैं इंटरनल फैक्शंस, ग्रुप्स इनसाइड द पार्टी। उसके बाद आता है हमारा इमर्जेंस ऑफ ऑपोजिशन पार्टी। जो ऑपोजिशन पार्टीज़ थी वो 1950 में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली एकदम से बढ़ गई, प्रोवाइडिंग प्रिंसिपल क्रिटिसिज्म ऑफ कांग्रेस पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस। जो क्रिटिसाइज़ करी थी कांग्रेस की प्रैक्टिसेस को कि कांग्रेस ने गलती क्रिटिसाइज़ करना मतलब उसकी गलतियाँ निकालना, उसको ये बोलना कि तुम्हारी में ये कमी है, वो कमी है, तो देवर ऑन अ नेगेटिव साइड फॉर दिस। ठीक है, ये ऑपोजिशन का काम होता है। तो emergence of opposition party emerged in the 1950s providing principal criticism of Congress policies and practices. Notable opposition हम parties देख लेते हैं। कांग्रेस की ही थी सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय जनसंघ बीजेपी जो आजकल हमारी बीजेएस एंड स्वतंत्रा पार्टी, इट्स बीजेएस सॉरी। तो ये सारी पार्टीज थी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो थी हमारी वो थी सीएसपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी सीपीआई, भारतीय जनसंघ थी बीजेएस एंड स्वतंत्र पार्टी। तो स्वतंत्र पार्टी की आइडियोलॉजी थी कि इट एडवोकेटेड अ फ्री इकनॉमी विथ लेस गवर्नमेंट इंटरवेंशन, कि एक फ्री इकनॉमी हो जिसमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन बहुत कम हो। तो ये था। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ 1952 इलेक्शन, जो फर्स्ट जनरल इलेक्शंस थे वो 1952 में हुए थे एंड इट वाज वेरी सिग्निफिकेंट बिकॉज इसमें फॉर इट्स कॉम्पिटिटिवनेस बहुत सारी पार्टीज़ थी, इंकरेजिंग participation and fair results, participation within the parties and in disproving critics who doubted the feasibility मतलब possibility कि ऐसा elections हो भी पाएंगे इंडिया में, क्योंकि because of low illiteracy rate। तो इसके reasons हम लिख देते हैं। इसका reason था low literacy rate, लोगों को ये नहीं आता था, वो नहीं आता था, तो कहीं ना कहीं एक वो था डाउट मन में कि हो पाएंगे भी इंडिया में, नहीं हो पाएंगे, पर फिर भी हो गए। फिर था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी सीएसपी जो हमने पढ़ा, प्रोमोटेड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड सेपरेटेड फ्रॉम द कांग्रेस इन 1948 ड्यू टू आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। तो इनकी आइडियोलॉजी जो मेन कांग्रेस थी उससे डिफरेंस थे, तो इसलिए ये लोग भी सेपरेट अपनी पार्टी फॉर्म कर ली। फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई जो थी 1951 में, द सीपीआई अबैंडन्ड इन एन वायलेंट रेवोल्यूशन एंड डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन जनरल इलेक्शंस। नोटेबल लीडर्स जो इसके थे वो थे ए गोपालम, सी के डंगे एंड EMS नंबो द्रिपाड़। तो बेसिकली जो पार्टी थी सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इन लोगों भी ने वायलेंट रेवोल्यूशन एंड डिसाइडेड अबैंडन वायलेंट रेवोल्यूशन एंड उन्होंने डिसाइड करा कि हम पार्टिसिपेट करेंगे और ये प्रोमिनेंट लीडर्स थे। ठीक है, उसके बाद हमारी थी भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ जो थी फाउंडेड इन 1951 बाय श्यामा प्रसाद, ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी एंड बीजेस एम्फोसाइज वन कंट्री वन कल्चर वन नेशन। तो ये जो पार्टी थी वो एक चीज़ को बोलती थी कि वन कल्चर है, वन नेशन है एंड वन कंट्री है। ठीक है, उसके बाद था हमारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, EVM सिस्टम। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 2004 तक आ गई थी एंड EVM बिकेम द प्राइमरी मेथड ऑफ वोटिंग इन इंडिया। बाय 2004 ये जो EVM मेथड है सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट मेथड बन गया था फॉर वोटिंग इन इंडिया। Now we will do some important question and answers. So if you have any doubt so far, please write in the comment section. I will try to respond as soon as possible. And if you want this notes ki PDF or something, please write in the comment section. I'll just share the drive link. ओके तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं, कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस। तो जो कांग्रेस था उन्होंने एक्सपेक्ट करा था कि वो जीतेंगे इलेक्शन, क्यों? अब इसका जो क्यू का आंसर ये है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल था इंडियन नेशनल मूवमेंट में कांग्रेस का। सबसे ज़्यादा उनका जो रोल था बड़ा वो था इंडियन नेशनल मूवमेंट में हमारे, तो इसलिए एक वो था कि वो जीतेंगे। उसके बाद इट्स द पार्टी टू हैव एन ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। जो कांग्रेस था वो ये है, कांग्रेस ये पूरी कंट्री में, ये हमारा इंडिया है, ये पूरी कंट्री में स्प्रेड था कांग्रेस। ठीक है,
नेशनल मूवमेंट में था. इट वॉज द ओनली पार्टी देन टू हैव ऑर्गेनाइजेशन ऑल ओवर द कंट्री. ठीक है. एंड फाइनली जवाहरलाल नेहरू मोस्ट पॉपुलर एंड कैरिस्मेटिक लीडर थे उसमें, एंड उसकी वजह से जो पार्टी थी वो जीती. द कोएलिशनल नेचर ऑफ द कांग्रेस पार्टी टॉलरेटेड एंड इंकरेज वेरियस फैक्शंस एंड व्यू पॉइंट्स. उन्होंने ना ये बोला कि अगर आपको, जैसे मैंने बताया कि 6 लोग हैं, उन्होंने सबको इम्पोर्टेंस दी. ये था कि कांग्रेस ने सबको इम्पोर्टेंस दिया, स्पेस दिया, जस्टिस दिया. तो उसकी वजह से क्या था, लोगों को एक पार्टी अच्छी लगती थी. एंड द पार्टी वन 364 ऑफ द 489 सीट्स. ये इंपॉर्टेंट है, आप लर्न कर लीजिएगा. ठीक है. उसका बाद इंपॉर्टेंट डेट्स लर्न कर लेते हैं हम एक बार. 1950 में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन था. 1950 में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन था. 1952 में फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया था. 1952 में फर्स्ट जनरल इलेक्शन था. तो हम एक बार लिख कर देख लेते हैं. 1952 में हमारा था फर्स्ट जनरल इलेक्शन, एंड जो कि था हमारा सक्सेस. इट वॉज अ सक्सेस. एंड उसके बाद था हमारा 1950 में इस्टेब्लिशमेंट, जो कि पहले था इससे, ऑफ कमीशन, जो हमारे सुकुमार सेन जी ने करा था. एंड उसकी वजह से हम लोगों में सुकुमार सेन जो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, ठीक है, ये भी सक्सेसफुल था. उसका बाद हम आते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. हाउ इज़ द नेचर ऑफ कांग्रेस डिफरेंट इन अदर कंट्रीज. तो पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. जो इंडिया है वो नॉट दी ओनली कंट्री टू हैव एक्सपीरियंस डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी, दैट वाज कांग्रेस. और भी ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने ये एक्सपीरियंस करा, तो हम उनके बारे में कुछ पढ़ेंगे अभी. तो फर्स्ट हम इसमें पढ़ लेते हैं. द डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी वॉज इंश्योर्ड बाय कॉम्प्रोमाइजिंग डेमोक्रेसी. कि ये था कि जो डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी है वो इंश्योर कर रहा था कि डेमोक्रेसी कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ी सी हो जाए. इन सम कंट्रीज लाइक चाइना, क्यूबा, सीरिया, द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स ओनली अ सिंगल पार्टी टू रूल द कंट्री. चाइना, क्यूबा एंड सीरिया जैसी कंट्रीज़ में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ने एक पार्टी को अलाउ करा था पूरे उस पर रूल करने को. पूरी कंट्री एंड पूरी एक ही पार्टी रूल करेगी, एक ही पार्टी है रूल पूरे उसमें करेगी. ठीक है. उसके सम कंट्रीज लाइक म्यांमार, बेलारूस, इजिप्ट एंड इरिट्रिया आर इफेक्टिवली वन पार्टी स्टेट्स ड्यू टू लीगल एंड मिलिट्री मेजर्स. उनमें तो एक ही वन पार्टी स्टेट्स थे बिकॉज उसमें लीगल एंड मिलिट्री मेजर्स थे और उन लोगों को ये फॉलो करना था. ठीक है. उसके बाद मेनी पार्टीज कंटेस्टेड इलेक्शंस इन कंडीशंस ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंड येट द कांग्रेस मैनेज टू विन इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन. तो ये बहुत सारी पार्टीज़ ने ट्राई करा. ये आपका कंट्री है, ये इलेक्शन सिस्टम है. बहुत सारी पार्टीज़ थी जिन्होंने ट्राई करा, पर जो हमारी कांग्रेस थी, कांग्रेस ही जीतती है बार बार. हर उसमें कांग्रेस ही जीतती आई. दिस वॉज सिमिलर टू द डोमिनेंस ऑफ द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस that has enjoyed in South Africa after the end of apartheid. तो बेसिकली यही था कि जो कांग्रेस थी वो एक के बाद एक हर इलेक्शन में विक्ट्री पा रही थी. उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, कि कांग्रेस ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ रेनबो लाइक सोशल कोहेशन क्वेश्चन. सो बेसिकली क्या था, जो कांग्रेस थी वो एक रेनबो की तरह था. उसमें सारे, आपको मैंने बताया था कि सारे शेड्स को, कल्चर को एक जस्टिस मिलता था, एक इम्पॉर्टेंस मिलती थी और एक सपोर्ट मिलता था. सबकी वैल्यू थी, बेसिकली वैल्यू थी कांग्रेस के उसमें. तो लोगों ने अच्छा लगता था. फर्स्ट था इसका कि एजुकेटेड पॉलिटिकल लीडर्स वाइडेंड द बेस ऑफ कांग्रेस. इंग्लिश स्पीकिंग अपर कास्ट पीपल थे. ओल्डेस्ट पार्टी थी हमारी कांग्रेस. ठीक है. लीडर कैरिज्मेटिक थे. पार्टी फ्रॉम इंडिपेंडेंस थी. एवरी सिविल डिसोबीडियंस में थे ये. इट्स सोशल बेस वाइडेंड था कि सबको पता था पूरे. इट वॉज स्प्रेड ऑल ओवर. ये सबसे ज़्यादा स्प्रेड था, सबको पता था इसके बारे में. गॉट अस फ्रीडम. जो हमारे इंटरेस्ट ग्रुप्स अंडर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू हो गए, सब के सब इसमें मिले हुए थे. इंटरेस्ट ग्रुप्स अंडर इट अकोमोडेट्स एवरीवन, सोशल ग्रुप्स. ठीक है. वल्लभ भाई पटेल हो गए. गॉट अस फ्रीडम. इंटरेस्ट ग्रुप्स अंडर इट अकोमोडेट्स एवरीवन, सोशल ग्रुप. हर किसी को अकोमोडेट करा, चाहे वो कैसा भी इंसान हो, कोई भी कास्ट को, कोई भी रिलीजन को, सबको अकोमोडेट करा. एवरी आइडियोलॉजी वो रिस्पेक्टेड इन कांग्रेस. टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट भी था. सबको रिस्पेक्ट दी गई. ठीक है. जैसे मैंने आपको बोला, रिस्पेक्ट दी गई, वैल्यू दी गई. ठीक है. उसके बाद लीडरशिप ग्रेजुअली एक्सटेंडेड फ्रॉम अपर कास्ट टू एग्रीकल्चर बेस्ड लीडर्स. जो लीडरशिप थी वो बेसिकली क्या हुई, एक्सटेंड हो गई. पहले अपर कास्ट में थी, फिर एग्रीकल्चर बेस्ड लीडर्स हुई. देयरफॉर कांग्रेस ने देखा हर उसको इंक्लूड करा, हर सोशल ग्रुप को, इसको भी करा, इसको भी करा, इसको भी, सबको एक वो कर दिया. एंड दे बिकम अ रेनबो. They formed into a rainbow-like structure. ठीक है. It transformed into a rainbow-like structure, giving respect to each and every shade. That was the most important thing.
ये लास्ट पॉइंट आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ इमर्जिंग ऑपोजिशन पार्टीज़। जो ऑल द ऑपोजिशन पार्टीज़ थी, कुछ ने सक्सीड करा, कुछ ने नहीं करा। दे वर गिवन अ टोकन ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा, क्योंकि बहुत सारी पार्टीज थी, सबको वो मिला। ये द प्रेजेंस प्लेड अ क्रूशल रोल इन द मेंटेनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक कैरेक्टर इन, कि सबकी एक पार्टिसिपेशन एक इम्पॉर्टेंट थी, बिकॉज उसने एक डेमोक्रेसी का एलिमेंट मेंटेन करा। तो हम देख सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिक एलिमेंट वो एक मेंटेन रहा बिकॉज ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज़। ठीक है, उसके बाद हम अभी एक वो करेंगे कि सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट लीडर्स कौन से थे। तो प्रोमिनेंट लीडर्स ऑपोजिशन के हम पहले कर लेते हैं। तो वो थे हमारे आचार्य नरेंद्र देव, जो कि थे CSP के, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, उसके बाद थे हमारे AK गोपालन, जो कि थे हमारे CPI के, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के। उसके बाद हमारे SA दंगे, जो कि थे CPI के, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के। उसके बाद थे हमारे PC जोशी, जो कि थे हमारे CPI के। फिर हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि थे हमारे BGS के, जो कि था भारतीय जनसंघ। फिर थे हमारे C राजगोपालाचारी, जो थे हमारे स्वतंत्रता पार्टी के। ठीक है, उसके बाद थे हमारे KM मुंशी, जो कि थे हमारे स्वतंत्रता पार्टी के। और फिर थे हमारे NJ रंगा, जो कि थे स्वतंत्रता पार्टी के। फिर थे हमारे मीनू मसानी, जो कि थे हमारे स्वतंत्रता पार्टी के। ठीक है, ये थे हमारे, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा एक पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ इंडिया में, जैसे हमने बोला अभी, डेमोक्रेटिक एलिमेंट, इसको मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी ऑपोजिशन ने। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा प्रोमिनेंट कांग्रेस लीडर्स। तो इसमें हमने जैसे पढ़ा था, हमारे फर्स्ट जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि बहुत कैरिस्मेटिक लीडर थे। वो प्लेड अ पिवोटल रोल इन इंडियाज़ अर्ली पोस्ट इंडिपेंडेंस ईयर, सर्विंग एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट PM थे। उसके बाद थे हमारे C राजा गोपालाचारी, जो कि थे हमारे प्रोमिनेंट लीडर, और उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत हमारी कंट्रीब्यूशन करी थी, फ्रीडम स्ट्रगल में एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस गवर्नेंस में। ठीक है, सॉरी। एंड उसके बाद थे हमारे वल्लभ भाई पटेल, विच वी ऑल्सो हैव अ स्टैचू ऑफ हिम डिज़ाइन बाय RMV सूतर इन गुजरात। आपको पता ही है कि उनका एक 182 मीटर्स का पूरा स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि बहुत बड़ा है। एंड 31 अक्टूबर 2018 में वो बना गया था दांडी, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात में। तो वल्लभ भाई पटेल हैं हमारे आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो ये थे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट लीडर्स, एंड वो होप यू लाइक द वीडियो। आपको समझ आया होगा जो जो मैंने बताया। ये एक बेसिकली आपकी रिविजन के लिए था, फॉर इफ़ योर लास्ट मोमेंट में आपको प्रॉब्लम्स आया तो। एंड अगर आपको कोई भी चीज़ में हेल्प चाहिए होगी या कुछ भी है, प्लीज़ यू कैन कॉमेंट एंड आई विल ट्राई टू prominent leaders help you as soon as possible. तब तक के लिए all the best. Bye. Keep studying. Bye. Take care.